क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमने एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके। हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये है, 135 और 225 का निकालना है। सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 135 और 225 का हमने एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी। तो क्या है वास्तव में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही चीज़ है जो आप डिवाइड करते थे छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो इसी मेथड का यूज़ करके, इसी एल्गोरिदम का यूज़ करके हमने इसका एचसीएफ निकालना है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, ये आप क्लास 6 में भी कर चुके हो। तो देखो कैसे करना है। जो बड़ा नंबर है ये 225 बड़ा नंबर है और 135 छोटा नंबर है। तो 225 को, पहला स्टेप क्या होगा, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 1 पे गया, 135 वन जा 135, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 90। हमारे पास रिमाइंडर आया 90। हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक हमें रिमाइंडर ना मिल जाए। रिमाइंडर हमें 90 मिल गया। अब सेकंड देखो इसको कैसे लिखेंगे। अब वही डिवीज़न एल्गोरिदम लगाएंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको इस केस में हमारे पास ये तो है डिविडेंड, ये है डिवाइज़र, ये है क्वोशंट और ये है रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड यानी कि 225 किसके इक्वल होगा, 130 डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट यानी कि 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 90, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास आ गया पहला स्टेप इसका। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये रिमाइंडर था ये बन जाएगा डिवाइज़र, ये बन जाएगा डिवाइज़र। और ये जो हमारे पास जो ये डिवाइज़र था, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब इसको 135 को 90 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 बन जा 90। हमारे पास अब रिमाइंडर कितना बचा है, अब रिमाइंडर बचा हमारे पास 45। तो सेकंड स्टेप इसका ये लिखेंगे, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड किसके इक्वल होगा, 135 किसके इक्वल होगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 45। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, 45 टू जा 90, रिमाइंडर आ गया हमारे पास अब 0। यानी कि इस प्रोसेस को हमने तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर हमें 0 ना मिल जाए। रिमाइंडर 0 हमें किससे मिला है, 45 से मिला है। लास्ट का डिवाइज़र क्या था, लास्ट वाला डिवाइज़र था 45, यानी कि एचसीएफ भी इसका क्या होगा, 45 ही होगा। तो इस स्टेप को कैसे लिखेंगे, 90 किसके इक्वल होगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर यानी कि 0। तो 0 आ गया, इससे आगे हम नहीं करेंगे। यानी कि जो लास्ट वाला जो हमारे पास डिवाइज़र था, लास्ट वाला डिवाइज़र हमारे पास क्या था, 45, यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। एज द रिमाइंडर इज 0 सो द लास्ट डिवाइज़र 45 इज़ द रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो इन दोनों का 135 और 225 का एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसी है, 196 और 38220 का हमने एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर इसका लेंगे हम, कितना आएगा। अब हमने 38220 को 196 से जब डिवाइड किया, देखो पूरा डिवाइड करना है जब तक हमें रिमाइंडर ना मिल जाए, ऐसे नहीं कि एक ही स्टेप में करके छोड़ दो, ठीक है। पूरा इसको डिवाइड करना है। जब हमने इसको पूरा डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर
पहले ही स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि इसको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिवाइज़र क्या है, 196 है, HCF हमारे पास 196 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा डिवाइड करना है। आप कभी ऐसे एक स्टेप करके इसको डिवाइज़र और इसको डिविडेंड ना मान लेना। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो बड़ा है इससे, 1862 तो 196 से बड़ा है। यानी कि जब तक आप पूरा डिवाइड करना है, ठीक है, रिमाइंडर लेना है, क्योंकि इसको जब हमने पूरा डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका अगला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एज द रिमाइंडर इज़ 0 द डिवाइज़र 196 इज़ द HCF क्या आ गया, 196। और इसको आप ऐसे लिख दोगे, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे लिख के ये हमारे पास HCF आ गया 196। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी इसका ऐसी है, इसका और इसका हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो बड़ा नंबर ये है, 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। जब हमने इसको डिवाइड किया ये 3 पे गया और हमारे पास रिमाइंडर आया है 102। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, 102। अब इसको लिख देंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब ये बन जाएगा क्या, ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। 102 टू जा 204, 51 इस केस में हमारे पास रिमाइंडर बचा। तो इसको लिखेंगे हम 255 इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में वैसे ही 102 को ये जो 51 है ये तो बन गया हमारे पास डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था सेकंड स्टेप में वो बन जाएगा डिविडेंड। 51 टू जा 102। अब हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि इसको आगे हम नहीं करेंगे। हमारे पास HCF निकल चुका है 51। लास्ट डिवाइज़र क्या था हमारे पास जिससे करने से 0 आया है, वो है 51। तो 102 डिविडेंड किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एज द रिमाइंडर इज नाउ 0, सो द लास्ट डिवाइज़र 51 इज द रिक्वायर्ड HCF। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, इन दोनों का 51। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझना। एक बार आपको अगर समझ आ गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, जैसे हम अगर पॉजिटिव इंटीजर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और इसने कहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होगा, ऑड 1 3 5 7 ऐसे आगे 9, ये क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, इवन इंटीजर क्या है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वो तो है इवन इंटीजर। इसने किसकी बात की है, ऑड इंटीजर की। तो ये 1 3 5 7 9 11 इस तरह के ये क्या है, ये हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। ये कह रहा है जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के होंगे, 6q + 1 की फॉर्म के होंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले इसको, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि मान लो हमने 1 लिया, हमने लिया पहला 1 ले लिया हमने। ठीक है, जब हमने 1 लिया और देखो ये इसने फॉर्म दे रखी है 6q + 1। ठीक है, ये है हमारे पास जो 6 है वो है हमारे पास डिवाइज़र। थोड़ा सा चलो बड़ा करके दिखाता हूँ, 6q + 1, जो 6 है वो हमारे पास है डिवाइज़र, और q क्वोशंट है और 1 क्या है, रिमाइंडर है। जो q है वो क्वोशंट है और 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, यानी कि ये किसी नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, पॉजिटिव मान लो वो है a। ठीक है,
मान लो ऐसे हमने ए को जब हमने डिवाइड किया किससे, 6 से, तो क्वोशंट आया क्यू और रिमाइंडर आया हमारे पास 1। समझ गए बात। तो डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिविडेंड इक्वल होगा 6 यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट 6q प्लस रिमाइंडर, इसके इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो ये ए किसके इक्वल होगा, ये इसने दे रखा है 6q प्लस 1, या तो ऐसे होगा या फिर कैसे होगा 6q प्लस 3, या फिर ऐसे होगा 6q प्लस 5। इस तरह से ए की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा पास ए की वैल्यू क्या है, 1 है। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे 0 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इस केस में 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो 6q प्लस 6q, ये q है, तो 6q प्लस 1 ये किसकी वैल्यू है, ये जो पहला जो हमारे पास जो पहला हमारे पास जो इंटीजर था पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1, तो 6 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 6q प्लस 1 इस फॉर्म में आ गया, 6q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही जब देखो 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से जब डिवाइड करेंगे 6 को, फिर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा अब इस केस में। तो हमारे पास अब क्या आया, अब ये जो डिविडेंट है वो किसके इक्वल आया, यानी कि ए की वैल्यू किसके इक्वल आई, 6q यानी कि 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया। अब रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया, पहले 1 आया था अब 3 आ गया, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है, 6q प्लस 3। ऐसे ही जब 5 से करेंगे डिवाइड, देखो 5 से भी करके दिखा देता हूँ। 5 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा ये, रिमाइंडर फिर से, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये 5 किसके इक्वल होगा, ये 5 इक्वल होगा 6 यानी कि डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर यानी कि 5, यानी कि इसको अगर ए माने तो ए किसके इक्वल होगा, 6, ये क्या है 0 क्या है, ये वाला q है, और ये क्या है रिमाइंडर है यानी कि r है। ठीक है, या फिर सीधा 5 भी आप लिख सकते हो। तो देखो जब हमने डिवाइड करके देखा, पहले केस में आया हमारे पास 6q प्लस 1, दूसरे केस में आया हमारे पास 6q प्लस 3, और तीसरे केस में आया हमारे पास 6q प्लस 5। ठीक है, इस तरह से ये जितने भी आगे आप करोगे 7 से 9 से, तो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, या तो 6q प्लस 1 आएगा, या 6q प्लस 3 आएगा, या 6q प्लस 5 आएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आप समझ गए होंगे कि है क्या ये। अब सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए को हमने मान लिया कि कोई जो ए है उसको डिवाइड कर रहे हैं, ए को हमने डिविडेंड मान लिया कि कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया था ए 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इस तरह से ए कोई पॉजिटिव एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया हमने। ठीक है, और बी ले लिया 6, क्योंकि बी हमने यहीं से लिया है, ये क्या है डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है, और ये रिमाइंडर है। तो बी हमने क्या ले लिया, ए तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया, और बी ले लिया हमने 6, बी यानी कि डिवाइज़र ले लिया हमने 6। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो अगर डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएं, ए और बी की वैल्यू 6 लें, तो अगर ए को 6 डिवाइड कर रहा है तो कोई क्वोशंट आएगा और कोई रिमाइंडर भी हमें मिलेगा। ठीक है, और रिमाइंडर हमें कैसे मिलेगा, ये वाला रिमाइंडर कैसे मिलेगा, हमेशा वो किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। रिमाइंडर आपको पता है जिससे डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, मगर 6 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 1 0 से लेके 5 तक, यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जो डिवाइज़र से छोटा होता है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में।
तो रिमाइंडर की ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। बी हमने यहीं से लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि डिवाइज़र हमने यहीं से लेना, डिवाइज़र क्या है 6 है, और डिविडेंड क्या है ए है। तो एल्गोरिथम अगर लगाएं, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम, तो हमारे पास ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, सिंस आर, जो आर है वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा, क्योंकि डिवाइज़र 6 है, 6 से छोटा होगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं इसमें अगर पुट करें, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है। That is, A can be 6q or 6q plus 1 or 6q plus 2 or 6q plus 3 और 6q plus 4 और 6q plus 5। यानी कि A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6q हो सकती है। जब R 0 होगा, तो R की वैल्यू तो 0 होगी, तो A क्या होएगा, A की वैल्यू क्या होगी 6q। R अगर 1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, A की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास A की वैल्यू होगी 6q प्लस 1। अगर R2 होगा तो 6q प्लस 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं अगर रिमाइंडर अलग अलग होगा। ठीक है, जब जब A को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आ सकते हैं 0 से लेके 5 तक। ठीक है, और A की वैल्यू क्या क्या होगी, A की वैल्यू ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, या फिर ये होगी। वेर Q इज़ द क्वोशंट, और Q क्या है यहाँ पे, क्वोशंट है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो, इसने कहा था हमें सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और जो अगर आप 6q को देखें, जो 6q है वो तो इवन इंटीजर है, यानी कि 6 किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 6q भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। ऐसे ही 6q प्लस 2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, मान लो ऐसे 2 कॉमन लेते हैं, 2 3 जा, तो ये सारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी ये अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी इवन नंबर है, इसको भी हम नहीं ले सकते। 6q प्लस 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि 6q को नहीं ले सकते, 6q प्लस 2 को नहीं ले सकते, और 6q प्लस 4 को नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो इसने तो कहा था सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम क्या लिख देंगे, हाउएवर सिंस ए इज ऑड, हाउएवर सिंस ए इज ऑड, ए कैन नॉट बी इक्वल टू, ए क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ए हमने क्या माना था, ऑड माना था, तो ए क्या नहीं हो सकता, 6q नहीं हो सकता, 6q प्लस 2 नहीं हो सकता, और 6q प्लस 4 नहीं हो सकता, सिंस ऑल आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये तो बाहर हो गई, ये तीनों तो बाहर हो गए। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इसलिए जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो सिर्फ इसी फॉर्म के होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब देखो, दो ग्रुप हैं, एक ये वाला ग्रुप है, इसमें इतने मेंबर हैं, और दूसरा जो बैंड है उसमें 32 मेंबर्स हैं। जो 32 मेंबर्स वाला जो बैंड का ग्रुप है वो आगे चलेगा, और उसके पीछे चलेंगे ये। ठीक है, और इस तरह से चलना है। इसने कहा है द टू ग्रुप, ये दोनों ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों में नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि जितने इसके कॉलम होने चाहिए उतने ही उसके कॉलम होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, और इसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे। ठीक है, जैसे ये 32 वाला है तो ये इसके कॉलम बनेंगे कुछ इस तरह से,
ये इस लाइन में कितने होंगे, इस लाइन में कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, ऐसे ही इसका बनेगा। ठीक है, इसका 600, ये इसके पीछे चलेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे, मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे दोनों ग्रुप से। टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स 616 एंड 32। तो इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे इन दोनों का HCF निकालने के लिए। 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, जब हमने 32 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 8। तो ये है डिविडेंड, डिविडेंड किसके केवल होगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में ये जो है ये बन जाएगा हमारे पास, जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र है वो हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4। अब इस केस में हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। तो हमारे पास यानी कि लास्ट डिवाइज़र क्या था जिससे 0 आया था, वो था 8। तो हमारे पास 8 आ गया HCF। तो 32 किसके इक्वल होगा, 32 इक्वल होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो हमारे पास HCF आया इन दोनों का 8। तो यही हमारा आंसर है। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द टू ग्रुप्स कैन मार्च इज़ 8। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 कॉलम बन सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो थोड़ा समझते हैं, जैसे पहले ग्रुप में 32 थे ना, यानी कि इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम बनेंगे। ठीक है, और इसमें चार चार इसमें क्या होंगे, जो बैंड बजाने वाले होंगे वो होंगे 4 ठीक है, 8 कॉलम बनेंगे। ऐसे ही जो दूसरा ग्रुप था हमारे पास 616 वाला, इन्होंने इनके पीछे ही चलना है। ठीक है, तो इसकी भी 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मगर अब इसको 8 से डिवाइड करके देखो, 616 को जब 8 से डिवाइड करेंगे हम, सेवेंटी 7 आएगा। यानी कि इनका जो ये वाला ग्रुप है इसके पीछे चलेंगे तो कितने कितने बंदे चलेंगे इनके पीछे, एक कॉलम में 77 चलेंगे, इस कॉलम में भी 77, इस कॉलम में भी 77, इसमें भी 77, इसमें भी 77, इसमें भी 77, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से 32 जो ग्रुप वाला है उसमें 8 कॉलम बनेंगे, वो रिंग के पीछे चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आया, 8 आया। तो इसके भी 8 कॉलम बनेंगे और इसके भी 8 कॉलम बनेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी ये कह रहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका स्क्वायर करें तो वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा 3m, या तो 3m होगा वो, या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। ये हमने प्रूव करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर आपको समझना पड़ेगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेट ए बी एनी पॉजिटिव, हमने ए को क्या मान लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। कोई जो ए है वो हमने डिविडेंड मान लिया, उसको पॉजिटिव इंटीजर है कोई। ठीक है, देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म, और इसने क्या कहा कि पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 3m का होगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डिवाइज़र। डिवाइज़र यानी कि क्या होगा, 3 होगा। तो डिवाइज़र क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखो ए को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशंट आएगा, क्यू आएगा, और कोई रिमाइंडर भी आएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि डिवाइज़र 3 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और
2 हो सकता है। समझ गए बात? क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा किससे छोटा रहेगा, डिवाइज़र से छोटा रहेगा। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर इसके इक्वल हो जाएगा डिवाइज़र के, तो हमेशा इससे छोटा होगा। तो ये 3 वैल्यूज़ आ सकती है रिमाइंडर की, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्या क्या हो सकता है, और डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, जो ए वो क्या आएगा, डिवाइज़र डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास आएगी चीज़, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये हमारे पास है रिजल्ट इसका। तो अगर आर ज़ीरो होगा, अगर आर ज़ीरो होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, 3Q। अगर आर 1 होगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3Q प्लस 1, ठीक है। पहले केस में 0 था तो हमने 0 यहाँ पे लिखा नहीं, तो सिर्फ क्या आया हमारे पास, 3Q। दूसरे केस में आर की वैल्यू 1 थी तो 3Q प्लस 1, और तीसरे केस में अगर आर हमारे पास 2 है तो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी, 3Q प्लस 2। तो ये हमारे पास 3 केस हो सकते हैं, ए की वैल्यू 3Q हो सकती है, 3Q प्लस 1 हो सकती है, और 3Q प्लस 2 हो सकती है, ठीक है। इतना समझ गए? तो लिख रहा हूँ मैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म, यानी कि ए यानी कि डिविडेंड, इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3Q 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2, यही मैंने लिखा है, 3Q 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, इस फॉर्म का हो सकता है। अब फर्स्ट केस में ले लेते हैं, अगर ए 3Q है, अगर जो ए है वो 3Q है तो क्या होगा, ए को हमने 3Q मानना है। अगर फर्स्ट केस में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वेयर कर दिया, इधर भी और इधर भी, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9Q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और Q का स्क्वायर तो Q का स्क्वायर ही होएगा, ठीक है। अब इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इस 9 को हमने 3 × 3 लिख लिया। अब जो ये 3Q स्क्वायर है इसको हम m मान लेंगे, कोई इंटीजर, ये 3 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर ये कोई इंटीजर है, वेयर m, इसकी वैल्यू हम इसको किसके इक्वल मान लिया हमने, m के इक्वल मान लिया, m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर इज एन इंटीजर, ये कोई इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे Q की कोई वैल्यू होगी, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इसको हमने इसको क्या मान लिया, m मान लिया, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3m, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3m, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। इसने यही कहा था ना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो या तो वो 3m आएगा या फिर 3m प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसने ऐसे ही कहा था, तो 3m तो हमने प्रूव कर दिया, तो 3m तो आ गया। अब सेकंड केस में अगर इफ़ ए, अगर ए की वैल्यू 3Q प्लस 1 है, अगर ए की वैल्यू सेकंड केस में 3Q प्लस 1 है, तो अब दोबारा से इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, जब इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 3Q इंटू 1 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 9Q स्क्वायर प्लस 1 और 3 2 जा 6Q, ठीक है। इस 6Q को हमने पहले लिख लिया और इस 1 को हमने बाद में लिख लिया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या किया, इन दोनों में से ले लिया कॉमन, हमने 3 में दिखाना है तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3Q स्क्वायर और 2Q रह गया अंदर, ठीक है। अब ये प्लस 1 अलग से था, अब इस चीज़ को हम फिर से क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्योंकि q की कोई वैल्यू होगी, क्योंकि कोई वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का हम प्लस करेंगे तो कोई हमें इंटीजर ही मिलेगा, और उस इंटीजर को हमने मान लिया m। तो इस सारी वैल्यू को हमने क्या मान लिया है, इस सारी वैल्यू को हमने m के इक्वल मान लिया। तो जब यहाँ पे m रखेंगे तो 3m प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास सेकंड आ गया, इसको हमने मान लिया सेकंड, ठीक है। इतना समझ गए? तो
कोई पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो 3m की फॉर्म का होगा, अभी हमने किया, या फिर 3m+1 की फॉर्म का होगा जब उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या था, a की वैल्यू क्या थी 3q+2, a की वैल्यू अब 3q+2 है। फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ही लेना है, वही दिखाना है हमने। जब इसका स्क्वायर किया तो a² + b² + 2ab, ये आएगा 9q², ये आएगा हमारे पास जब इसको करेंगे तो 3×2 = 6, 6×2 = 12, 12q, और जब इसको करेंगे 2×2 = 4। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 4 को हमने कैसे लिख लिया, 3+1 लिख लिया, क्योंकि हमने ऐसे 1 की फॉर्म में दिखाना, तो इसको हमने लिख लिया 3+1, इस 4 को तोड़ के लिख लिया। अब इन तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर 3q² + 4q+1। तो अब इस सारे को, वही चीज़ है, q की कोई वैल्यू होगी, q की कोई वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, कोई हमें इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, इसको हमने m मान लिया, तो क्या बन गया ये 3m+1, 3m+1, दोबारा से वही वैल्यू आ गई 3m+1। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका स्क्वायर करेंगे, या तो 3m आ रहा है या फिर 3m+1 आ रहा है। ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही है। ठीक, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1 लिया, फ्रॉम 1, 1, 2 एंड 3, जब देखा हमने तो हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, या तो 3m आ रहा है या 3m, जो a² की वैल्यू या तो 3m आ रही है या 3m+1 आ रही है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसके जैसा ही है। अब देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें स्क्वायर था और इसमें क्या है, क्यूब है, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब वो किस फॉर्म में होगा, 9m होगा, 9m+1 होगा, या 9m+8 होगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें स्क्वायर की जगह क्या आ गया है, इसमें क्या आ गया है, क्यूब आ गया है। अब देखो कैसे करना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ए, यानी कि ए क्या है, डिविडेंट है, और इसमें जो डिवाइज़र है वो क्या है, 9 है। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, डिवाइज़र हमने क्या लिया था, 3 लिया था, इसमें डिवाइज़र क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे 9m दे रखा है। ठीक है, मगर एक बात नोट करने वाली है, अगर हम यहाँ पे 9 लेते हैं, मान लो चलो 9 ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस जब a को जब 9 डिवाइड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वोशंट आएगा और हमें कोई रिमाइंडर भी मिलेगा। तो a की वैल्यू जो r है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से छोटी होगी, रिमाइंडर जो डिवाइज़र है उससे छोटी होगी वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें लेनी पड़ेंगी, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस 9 की जगह 3 ले लें तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जब इसने क्यूब कहा है, जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो कैसे आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, आपको पता है। और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 3 हम लिख सकते हैं। यानी कि जब हम 3 का क्यूब लें तब भी हमारे पास ऐसे 9 हमारे पास मिल जाएगा, 9m इस तरह से कुछ मिल सकता है हमें। ठीक है, तो हमारा 3 से भी काम चल जाएगा, हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने इस केस में 9 की जगह, डिवाइज़र जो 9 है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारा क्वेश्चन बस थोड़ा ईजी हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया और डिवाइज़र ले लिया हमने, यानी कि इसकी वैल्यू हमने ले ली 3। तो जब 3 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कोई क्वोशंट आएगा और यहाँ पे कोई रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है, आप कहोगे रिमाइंडर हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है।
इससे छोटा होगा डिवाइज़र से, ठीक है। तो ये 3 केस होंगे, यानी कि जो ए है वो किसके इक्वल, ए क्या होगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ए की वैल्यू ये होगी। डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ए क्या क्या हो सकता है, अगर आर की वैल्यू 0 है तो ए हो सकता है 3Q, अगर आर की वैल्यू 1 है तो ए क्या हो सकता है, इसमें रखेंगे तो 3Q प्लस 1, और अगर आर 2 है तो ए की वैल्यू होगी 3Q प्लस 2, यानी कि ये 3 केस हमें लेने पड़ेंगे। हमारा फिर क्वेश्चन हो जाएगा, फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इनके क्यूब करेंगे। पहला केस ये ले लेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। दूसरा केस ये ले लेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तीसरा केस ये ले लेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इतना समझ आ गया होगा आपको। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म, तो ये किस फॉर्म का होगा, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 का होगा। यानी कि हमने जो डिवाइज़र है उसको क्या मानना है, जो जो डिवाइड करने वाला मान, यानी कि बी को क्या मानना है, ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर है, और बी को हमने मान लिया कितना है, बी को हमने मान लिया कि वो 3 है, यानी कि डिवाइज़र को 3 मान लिया, 9 नहीं मानना है, ठीक है। अभी समझाया था मैंने क्यों। तो इफ़ ए, अगर ए, फर्स्ट केस में ये सारी ए की वैल्यू है, ये और ये ए की वैल्यू है, अगर ए हम 3Q लेते हैं, फर्स्ट केस में अगर ए हम 3Q लेते हैं, अब क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे, क्योंकि इसने क्या कहा था, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कहा था, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिया। जब 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, और ये जो Q का क्यूब, तो Q का क्यूब ही होगा। 27 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3Q क्यूब, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, मान सकते हैं इसको हम, ठीक है। कोई Q की वैल्यू होगी, तो जब Q की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोई इंटीजर ही मिलेगा, तो इसको हमने मान लिया m। तो a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 9m, ठीक है। ये तो हमने कर दिया कि a क्यूब किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब क्यूब किया तो किस फॉर्म का आया, 9m की फॉर्म का आया, ये हमने मान ली इक्वेशन 1, ठीक है। अब ले लेंगे हम a की वैल्यू 3Q प्लस 1, अब हमने इफ़ a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, फिर दोनों तरफ क्यूब करेंगे, आपको क्यूब का फार्मूला पता है, ये a है ये b है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, आपको याद होगा यह फार्मूला, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 27 क्यूब आएगा, और इसका 1 आएगा, और इसको करेंगे 3 3 जा 9, ठीक है। और 9Q को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27Q², और जब 9Q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 9Q। सॉल्व करने के बाद ये आया हमारे पास। अब इस 1 को तो रख देंगे हम अलग, इसको और इसको इकट्ठा लिखेंगे। जब इसको इकट्ठा लिख दिया और 1 को अलग कर दिया, इन सब में से 9 ले लो कॉमन, क्योंकि हमने 9 के उसमें ही दिखाना है, तो इनको 9 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 9 3 जा 27, 3Q क्यूब, 3Q² और Q प्लस 1। अब इस सारे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, इस सारे को हमने m मान लिया, तो हमारे पास किस फॉर्म में आई, ए क्यूब की वैल्यू, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आई, इस सारे को जब हमने m मान लिया तो 9m प्लस 1, ये हमारे पास हो गया सेकंड, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब थर्ड फॉर्म क्या है ए की, ए कैसा हो सकता है, ए की वैल्यू ये हो सकती है 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 2 हो सकती है। अब ए की वैल्यू 3Q प्लस 2, फिर दोबारा से वही क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग कर दी हमने इधर भी और इधर भी, पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला हमने लगा दिया। इसका करेंगे 27Q क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, और जब इसको करेंगे सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 54Q² 36Q आएगा। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18Q को जब 3Q से मल्टीप्लाई करेंगे 54Q² आएगा, जब 18Q को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36Q आएगा, ठीक है। अब इस 8 को तो रख दो आप अलग से, और इसको रख दो इकट्ठा, ठीक है। इसमें से कॉमन आपने फिर से क्या लेना है, 9 कॉमन हमने ले लिया। जब 9 कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 9 3 जा 27, 3Q क्यूब, और 9 6 जा 6Q
क्यू स्क्वायर और 9 4 जा 36 4 क्यू, ये ब्रैकेट के अंदर बचा। और इस सारे को हम क्या मान लेंगे, इस सारे को हमने मानना क्या है, इस सारे को हमने मान लेना है क्या, m। ठीक है, इसको जब हम m मान लेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म आई, हमारे पास फॉर्म आई a क्यूब इसके इक्वल होगा 9m प्लस 8 के इक्वल होगा। ये हमारे पास थर्ड आ गई। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 ये हमारे पास 1 थी, ये हमारे पास 2 थी, और ये हमारे पास a क्यूब की वैल्यू 9m प्लस 8 ये थी 3। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो a क्यूब किस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का आया, जब उसका क्यूब करेंगे किस फॉर्म का आया, या तो 9m आया है, या 9m प्लस 1 आया है, या 9m प्लस 8 आया है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में 9m आया था, सेकंड इक्वेशन में 9m प्लस 1 आया था, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास 9m प्लस 8 आया था। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर का अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो ये तीन फॉर्म हमें दिखाई देंगी। तो हमने ये प्रूव कर दिया। हैज़ द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।